नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकेंड सेमेस्टर गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं तो पेपर नंबर 1 का नाम है प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल और शिक्षा। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट गृह विज्ञान है तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, जब यहाँ से आप पेपर देने जाएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि सर ने जो है पेपर नंबर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, अभी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से करके आएंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आपके सामने प्रश्न पत्र आता है, प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को आप पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मेरे बताए हुए भैया, वहाँ पर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि आपने सिलेबस चेक नहीं किया था और वहाँ पर आपके पेपर नंबर 1 का नाम प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा था ही नहीं। जब आपके पेपर का नाम प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा होगा ही नहीं तो आपको वहाँ यहाँ से प्रश्न कहाँ से देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो इसलिए सिलेबस चेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं इसके, हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लगभग 2 वीडियोस बन चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। आज हम तीसरी क्लास लेकर के इसकी चलेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसमें लगभग हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस को जो है कवर कर लिया था। ठीक है, कितने क्वेश्चंस को? 12 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। 13वें नंबर क्वेश्चन से हमको जो है आगे बढ़ना था। हाँ, किंडरगार्टन विधि का मतलब क्या होता है ये बता दिया गया था। अब अगला प्रश्न जो है 13 नंबर आपसे पूछ रहा है, वृद्धि एवं विकास का अर्थ बताइए। मतलब वृद्धि और विकास, जैसे एक देखिए, वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं और विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों एक चीज़ें नहीं होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। वृद्धि क्या होती है? जब आप शारीरिक रूप से बढ़ते हैं, जैसे शरीर की लंबाई बढ़े, शरीर का वजन बढ़े, इत्यादि सारी सारी चीज़ें जब आपको शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको हम वृद्धि का नाम दे देते हैं। साथ ही साथ जब आपके शरीर के साथ साथ आपका मानसिक विकास, आपका संवेगात्मक विकास, आपका व्यवहारिक विकास जितना भी होता है, ये सारे विकास होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डेवलपमेंट बोलते हैं, विकास बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। वृद्धि जो है विकास के अंतर्गत ही आती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालेंगे वृद्धि। वृद्धि में आप लिखेंगे कि वृद्धि का अर्थ है प्रगतिपूर्ण मात्रात्मक परिवर्तन में है से है। मतलब बोल रहे हैं जो वृद्धि का अर्थ होता है ये प्रगतिपूर्ण, प्रगतिपूर्ण मतलब लगातार होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक देखिए, मात्रात्मक परिवर्तन मतलब ऐसा हुआ कि जिसमें जो चीज़ें आपको दिखाई पड़े। मात्रात्मक मतलब क्या हुआ? जिसको आप नाप सकें, नाप सकें। मात्रा किसी भी चीज़ की नापी ही तो जाती है, तो मात्रात्मक परिवर्तन मतलब जिसको आप नाप सकें, वो मात्रात्मक जो परिवर्तन होता है वही आपका क्या होता है? वृद्धि कहलाता है। जिसे मापा जा सकता है, जैसे शरीर की लंबाई, शरीर का वजन, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। दूसरा आपका आ जाता है विकास। विकास के बारे में आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। देखिए, अभी तक आपने देखा वृद्धि का अर्थ किससे था? वो आप वृद्धि का अर्थ जो था वो मात्रात्मक परिवर्तनों से था। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। चूंकि आप गुण को देख नहीं सकते हैं, जैसे आप गुण को देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं। क्या मैं अच्छे से बोल लेता हूँ? आप बताइए मैं कितना बोल लेता हूँ? तो आप वैसे बता सकते हैं, देख थोड़ी सकते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं? ये गुणात्मक होती हैं। जैसे कि बच्चे का बोलना, बच्चे का चलना, बात करने एवं समझने की क्षमता, इत्यादि सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये आपकी गुणात्मक परिवर्तन में आती हैं। तो इसमें जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वही आपका विकास कहलाता है। समय के अंतराल में होने वाली वृद्धि एवं क्षमताओं में परिवर्तन की प्रक्रिया विकास कहलाती है। मतलब कह रहे हैं जैसे जैसे समय बीतता है, समय के अंतराल में मतलब जैसे जैसे समय बीतता है उसमें होने वाली वृद्धि और क्षमताओं में जो परिवर्तन आता है वही आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। मतलब आपके शारीरिक रूप से भी बढ़ते हैं और आपकी क्षमताएं, जैसे आप जब 8 साल के रहे होंगे तो आप 10 किलो वजन उठा लेते होंगे, लेकिन अब इस समय आप कितना 50 से 60 किलो वजन आराम से नॉर्मली उठा लेते होंगे। तो जो ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है,
मिल रहा है, आपकी क्षमताओं में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यही आपका क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन विकास एवं वृद्धि वाला जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न जो है 14 नंबर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, परिपक्वता के बारे में आपको बताना है। परिपक्वता पहले जान लेते हैं होती क्या है। तो परिपक्वता जो है इंग्लिश में हम इसको मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं। जैसे कहते हैं नहीं, अभी ये आदमी मैच्योर नहीं हुआ है, ये परिपक्व नहीं हुए, तो मैच्योरिटी को ही हम क्या कहते हैं, हिंदी में परिपक्वता कहते हैं। उसी के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है तथा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमें क्या करती है, जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसमें इसकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है? परिपक्वता की होती है। परिपक्वता बालक के अंतर्निहित गुणों एवं वंशानुक्रम पर आधारित होती है। मतलब बोल रहे हैं जो परिपक्वता होती है ये किस पर आधारित होती है? बालक के अंतर्निहित गुण होते हैं। जैसे हर बालक के अंदर कुछ ऑटोमेटिक गुण होते हैं, वही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। डेवलप होते 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 एक समय ऐसा आता है जब वो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाते हैं, तो कहते हैं भैया ये पूर्ण रूप से मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि ये वंशानुक्रम पर भी आधारित होती है। मतलब आपके दादा, आपके नाना, आपके मामा, आपकी बुआ, आपके पापा, आपकी मम्मी का असर जो है आपके ऊपर भी पड़ता है। तो इस वजह से परिपक्वता जो है वंशानुक्रम पर भी आधारित होती है और परिपक्वता आपकी अंतर्निहित गुणों पर भी आधारित होती है। ठीक है, किसी एक का नाम आप नहीं लेंगे, जब भी लेंगे इन दोनों का नाम लेंगे। चलिए आगे आप लिखेंगे, जिस प्रकार एक पक्षी के उड़ने की कुशलता में पंख बनने, ठीक है, मजबूत होने में परिपक्वता की जो भूमिका है, वही बच्चों के कई कौशल जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना आदि में है। मतलब बोल रहे हैं जैसे एक पक्षी जब उड़ना शुरू करता है तो उसके उड़ने की जो कुशलता होती है, उसके पंख बनने, मतलब उसका जब तक पंख पूर्ण रूप से नहीं बन जाता है, जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता है, उसमें जब तक परिपक्वता नहीं आ जाती है, वह ठीक से उड़ नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों में कई सारे कौशल, जैसे कि जब तक बालक बोल नहीं सकता है, बोलना नहीं सीखता है, जब तक लिखना पढ़ना नहीं सीखता है, तब तक वह परिपक्व नहीं कहलाता है। आगे बताते हैं, अभिभावकों और अध्यापकों में परिपक्वता की समझ बच्चों के सीखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब बोलते हैं कि अभिभावक और अध्यापक, माता पिता, अभिभावक का मतलब माता पिता ही केवल नहीं होता है, दादा दादी भी हो सकता है, नाना नानी भी हो सकता है, मामी मामा हो सकता है। जो आपको पाल रहा हो, जो आपको आपकी देखभाल कर रहा हो, वही आपका अभिभावक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी केवल माता पिता ही अभिभावक नहीं होते हैं। तो अभिभावकों और अध्यापकों में परिपक्वता की समझ जो होती है, मतलब जैसे अध्यापक और जो माता पिता या जो आपके पालनहार हैं, उनको जब आपके बारे में पता हो कि आप कितने मैच्योर हैं, आप कितने परिपक्व हैं, इसकी समझ ही क्या करती है, बच्चों को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको सिखाने में या आपको सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। उनको पता होता है कि आप कितना समझ पाओगे, उसी के अकॉर्डिंग वो समझाते हैं, ना तो ज़्यादा समझाते हैं ना तो कम समझाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि अभिभावकों और अध्यापकों में परिपक्वता की समझ बच्चों को सीखने में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप भी देखिए, जब किसी चीज़ को समझाना शुरू करते हैं तो कोई कोई बच्चा ऐसा होता होगा जिसको आप फटाफट बता देते हैं, मतलब वो जान पाए ना जान पाए, आप फटाफट बता दिए, आपको पता है कि इसको पता होगा। लेकिन कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो आपके अंदर परिपक्वता की समझ होती है कि ये बालक परिपक्व है, मैच्योर है, ये बालक परिपक्व नहीं है, इसको हमें ज़्यादा सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहे हैं। यहीं पर 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक एवं विकासात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर अनुभव का आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चों की भावनाएं, व्यक्तिगत क्षमताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आपसे पूछा है। ऐसी शिक्षा जिसका जो केंद्र बिंदु है वो कौन होगा? बालक होगा। बालक को ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ना कि टीचर को दी जाएगी, ना कि पाठ्यक्रम को दी जाएगी। देखिए, 3 प्रकार से होता है। कहीं कहीं पे तो टीचर को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है, कहीं कहीं पर सिलेबस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और कहीं कहीं पर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ना तो टीचर को
क्या बोलते हैं प्रायिकता दी जाएगी, ना ही आपके सिलेबस को आपकी प्रायिकता दी जाएगी। यहाँ पर प्रायिकता किसको दी जाएगी? स्टूडेंट को दी जाएगी, स्टूडेंट को ही यहाँ पर प्रायिकता दी जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसी को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। तो बोल रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चे के जो सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, जो आर्थिक पृष्ठभूमि होती है, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है एवं जो विकासात्मक पृष्ठभूमि होती है, इसी को ध्यान में रखकर अनुभव का आयोजन किया जाता है। मतलब वो उन चीज़ों को वो महसूस कर सके, उन चीज़ों को समझ सके, उन चीज़ों को अपने दिमाग में रख सके, इसी सारी चीज़ों का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चों की भावनाएं एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चों की जो भावनाएं होती हैं, भावनाएं मीन्स इमोशंस जिसे आप कहते हैं, जो भावनाएं होती हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, और साथ ही साथ उनके अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। देखिए, हर बालक एक जैसा नहीं होता है। अगर कहीं पे दो बालक बैठे हैं तो दोनों एक जैसे ही हों, अगर आप ये समझ रहे हो तो आप मूर्खता पूर्ण कार्य कर रहे हो। सभी बालक एक जैसे नहीं होते हैं, सभी क्या होते हैं, व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हैं। या तो उनके समझने की क्षमता ज़्यादा होगी, या किसी की कम होगी, या कोई शारीरिक रूप से अलग होंगे, मतलब किसी ना किसी प्रकार से उनके अंदर अलगाव होगा। एक जैसे बालक आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी बहुत इच्छाएं, थोड़ी बहुत सोच, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मेल जोल खाती हैं, तो उन्हीं को आज के समय में कहते हैं वेब मिलना। क्या कहते हैं? वेब मिलना। ठीक है, रील्स वगैरह में देखते होगे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहीं पर हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आकलन का अभिप्राय क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे केवल आकलन लिख करके छोड़ देगा, और अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको लिखना है कि आकलन जो होता है वो बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारियों को एकत्रीकरण व विश्लेषण करने का साधन है। मतलब कह रहे हैं कि जो आकलन है वो क्या करता है, बालक की जो प्रगति हो रही है उसके बारे में जानकारियाँ क्या करता है, एकत्रीकरण मतलब इकट्ठा करता है, और विश्लेषण मीन्स उसकी क्या करता है, व्याख्या करने का साधन होता है। अब समझिए क्या होता है। जैसे कोई भी बालक लगातार क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, किसी समाज से जुड़ा हुआ है, आप ही मान लीजिए किसी फैक्ट्री से या किसी भी ऐसी संस्था है जिससे आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। अब आप लगातार साल 2 साल जब तक आपको हो सकता है जुड़े हो गया हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया हो, तो आपकी जो संस्था है वो आपका टेस्ट करेगी, वो आपका आकलन करेगी कि इतने दिन से आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इतने साथ रह रहे हैं, आपने कितनी प्रगति की है। उसके बारे में वो क्या करेगी, आपसे कुछ तथ्य इकट्ठा करेगी और उसका विश्लेषण करेगी कि आप इतने लायकदार हो गए हैं, आप इतने मेच्योर हो गए हैं, आप इतनी चीज़ों को समझने लगे हैं। वही आपका क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। आकलन दर्शाता है बच्चे क्या जानते हैं। ठीक है, मतलब आप क्या जानते हैं या बच्चे क्या जानते हैं, वही क्या दर्शाता है, आकलन हमें बताता है। क्या समझते हैं, यही आकलन बताता है। क्या कर पाते हैं, ये भी हमें आकलन बताता है। और विकास की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में कैसा अनुभव करते हैं, ये भी क्या करता है, हमें आकलन ही बताता है। मीन्स बताते हैं कि आकलन हमें बताता है कि बच्चे क्या जानते हैं, उनको क्या पता है, ये कैसा क्या वो समझते हैं, ये क्या कर पाते हैं ये, और साथ ही साथ जो विकास की उनकी प्रक्रिया रही, मतलब वो विकास के कई सारे चरणों से होकर के धीरे धीरे गुजर रहे हैं। बच्चा छोटा होता है, जब वो जन्म लेता है वहीं से उसकी विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे कई सारे ऐसे चरण आते हैं जिनसे वो गुजरता जाता है, और धीरे धीरे वो डेवलप होता जाता है। तो बोल रहे हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है, इसके जो विभिन्न चरण हैं, उसमें वो कैसा अनुभव करता है, इसके बारे में भी जानकारी हमें कौन देता है, आकलन ही देता है। तो आई होप आपका आकलन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे आकलन के बारे में पूछे तो आप आराम से बता पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, 17 नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, थीम बेस्ड कार्यक्रम क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। थीम बेस्ड के बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे थीम बेस्ड कार्य योजना बनाते समय किसी एक ही विषय पर आधारित गतिविधियों को केंद्रित कर एक निश्चित अवधि के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। मतलब बोल रहे हैं जो थीम बेस्ड है, ये जब आप कार्य योजना बनाते हैं उस समय किसी एक ही विषय पर, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आधारित गतिविधियाँ, मतलब जो जो भी क्रियाएं की जाएंगी उन सबको गतिविधियाँ जो होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनको केंद्रित कर, मतलब उनको ध्यान में रखते हुए एक निश्चित अवधि के लिए, मतलब एक टाइम फिक्स किया जाता है, उस पीरियड में के लिए कार्य योजना बनाई जाती है, और उस पीरियड के लिए क्या किया जाता है, कुछ कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं। वही आपका थीम बेस्ड
कार्य योजना कहलाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इसके पीछे अवधारणा यह है कि किसी बात को समझने के लिए विभाग को बार बार दोहराव की आवश्यकता होती है। मतलब बोल रहे हैं इसके पीछे की अवधारणा अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि अगर कोई भी बात किसी को समझानी है या समझनी है तो उसके लिए क्या होता है, विभाग को बार बार क्या करना पड़ता है, दोहराव करना पड़ता है, दोहराव की आवश्यकता होती है। यह दोहराव अलग अलग तरीके से किए जाने से बच्चों में बोरियत भी नहीं होती है तथा विषय की समझ अच्छे से विकसित हो जाती है। मतलब बोल रहे हैं जो दोहराव होता है अगर आप अलग अलग तरीके से करेंगे तो बालक के अंदर बोरियत नहीं आएगी, मतलब वो ऊबेगा नहीं, उन चीज़ों को देखकर घबराएगा नहीं और उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा। और साथ ही साथ बताते हैं विषय की समझ भी अच्छे से क्या होती है उसके अंदर विकसित हो जाती है जब चीज़ें अलग अलग तरीके से बताई जाती हैं, अलग अलग तरीके से रिवीजन करवाई जाती हैं। यही आपका थीम बेस्ड कार्यक्रम कहलाता है। आई होप आपका थीम बेस्ड कार्यक्रम जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्कूल रेडिएशन कार्यक्रम क्या है आपको यहाँ पर बताना है। स्कूल रेडिएशन कार्यक्रम के बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे कि लिखने पढ़ने सीखने से पहले, जब लिखना सीखने से पहले, पढ़ना लिखने सीखने से पहले भी बच्चे के लिए कुछ और भी सीखना आवश्यक होता है। मतलब बोल रहे हैं लिखना पढ़ना तो सीखेगा ही, उससे पहले कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो उसके लिए, बच्चों के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। और बच्चा इस सीखने की प्रक्रिया को अपने स्तर से पूरा करने का प्रथम प्रयास करता है। मतलब कह रहे हैं और बच्चा क्या करता है, जो ये सीखने की प्रक्रिया होती है इसको अपने स्तर से, मतलब जिस स्तर से वो करना चाहता है उस स्तर से पूरा करने का प्रथम प्रयास करता है, पहला प्रयास करता है। जैसे घर की दीवारों पर उल्टी सीधी लाइन खींचना, मतलब घर की दीवारें जो होती हैं उस पर उल्टी सीधी वो लाइन खींचना शुरू करता है। ठीक है, बच्चों को इसी अवधि में एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां उसे अपनी प्रतिभा को उभारने के समग्र एवं स्वतंत्र अवसर मिले। मतलब बोल रहे हैं बच्चों को सीखने, जब बच्चे सीखते हैं, बच्चों की जो ये अवधि होती है जब वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो इस अवधि में एक ऐसे वातावरण बनाए जाने चाहिए, एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां उसने अपनी प्रतिभा, मतलब जो उसकी प्रतिभा है उसको उभारने के समग्र एवं स्वतंत्र अवसर मिले। मतलब वो अपनी प्रतिभा को उभार सके, इसके लिए समग्र अवसर भी प्राप्त हो, स्वतंत्र अवसर भी प्राप्त हो। इन अवसरों की उपलब्धता को ही शाला पूर्व शिक्षा या फिर स्कूल रेडिएशन प्रोग्राम कहा जाता है। और जो ये अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो अवसर की उपलब्धता होती है, जो अवसर उपलब्ध कराते हैं, इसको हिंदी में शाला पूर्व शिक्षा और इंग्लिश में स्कूल रेडिएशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप 18 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब जो है दे दीजिएगा। बात करते हैं यहीं पर 19 नंबर प्रश्न के बारे में। तो उस 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है इमरजेंट, क्या पूछ रहा है, इमरजेंट लिटरेसी एवं आकस्मिक, या फिर जिसे हिंदी में आकस्मिक साक्षरता कहते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इमरजेंट लिटरेसी, ठीक है, या आकस्मिक साक्षरता जिसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे शाला पूर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब बोल रहे हैं जो शाला पूर्व शिक्षा होती है ये प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापीकरण के लिए क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इमरजेंट लिटरेसी या आकस्मिक साक्षरता का अर्थ बच्चों में पढ़ने लिखने संबंधित कुशलताओं के उस ज्ञान से है जो स्कूल जाने पर उन्हें पढ़ने के लिए मदद करते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो इमरजेंट लिटरेसी होती है जिसे आकस्मिक साक्षरता कहते हैं, इसका अर्थ बच्चों में पढ़ने लिखने संबंधित जो कुशलताएं होती हैं उस ज्ञान से, और जो स्कूल जाने पर उन्हें पढ़ने लिखने में मदद करते हैं उससे क्या होती है, संबंधित होती है। पढ़ने लिखने समाज में 2 से 3 वर्ष के बच्चे भी साक्षर होने की प्रक्रिया से
गुजर रहे होते हैं। मतलब बोल रहे हैं जो पढ़ने लिखने का समाज होता है, इसमें 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, साक्षर होने की जो प्रक्रिया होती है, उससे गुजर रहे होते हैं। पढ़े लिखे माता-पिता की मदद से ये बच्चे क्या करते हैं, आकस्मिक साक्षरता की श्रेणी में आ जाते हैं। मतलब बोल रहे हैं जिसके माता-पिता क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उसकी मदद से ये बच्चे क्या होते हैं, आकस्मिक जो साक्षरता होती है, जिसे इमरजेंट लिटरेसी कहते हैं, इस श्रेणी में आराम से आ जाते हैं, क्योंकि माता-पिता स्कूल जाने से पहले ही उनको पढ़ना लिखना सिखाना शुरू कर देते हैं। चाहे थोड़ा बहुत ही सिखाएं, पर सिखाते जरूर हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपके 19 के 19 प्रश्न क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इसका अगला पार्ट आपके साथ समक्ष लेकर के आना है या नहीं आना है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।